नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं कमांडर चक्रपाणी या चैक्स एक बार फिर से डिकोडिंग 24x7 और चैक्स सिंप्लीफाइज के सौजन्य से आप सबके साथ रूबरू हूं और हम बात करेंगे पिछले हफ्ते की बड़ी बड़ी घटनाएं और इनका जो असर भारत के ऊपर पड़ता है। हमेशा की तरह मेरे साथ हैं मेजर जनरल अभय कार्की। अभय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू चैक्स, एज ऑलवेज अच्छा लगता है आपके शो में आने में। और फॉर अ चेंज इस हफ्ते T20 नहीं, एक टेस्ट क्रिकेट की तरह ये हफ्ता निकला है। बिल्कुल बिल्कुल। और टेस्ट क्रिकेट में देखिए दो ओपनिंग बल्लेबाज होते हैं और हमारे फेवरेट बल्लेबाज हैं पाकिस्तान और ईरान। तो शुरुआत करते हैं, गेंदबाजी की दौड़ शुरू करते हैं और सबसे पहले बॉल का जो सामना करेगा वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान, मुनीर, जो भी आप कहना चाहें। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग सी चीजें हुई हैं वनडे की नहीं, टेस्ट मैच की तरह। एक तरफ इमरान खान की खबर आई कि वो अंधे होते जा रहे हैं, उनकी आईसाइट जो है बहुत खराब हो गई है। दूसरी तरफ खबर आई कि बलूचिस्तान में बीएलए ने 7 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बना रखा है और उनके बदले में वो अपने लोगों को छुड़वाना चाहते हैं। उसके साथ साथ देखिए, मुनीर गए थे अमेरिका, लंच किया, सूटकेस लेके गए, है ना। उन्होंने अपने सारे के सारे जो वो बेच सकते थे बेसिकली रेयर अर्थ दिखाए, क्रिप्टो में हाथ डालने की कोशिश की अमेरिकन मदद से। लेकिन उस सब के बावजूद पाकिस्तान की हालत बहुत खस्ता है, पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है। आप ये पूरे को कैसे देखते हैं अभय? हाँ जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टर्न ले रहा है जो बलूचिस्तान ने अभी अपने तेवर दिखाए हैं। इसमें ये भी कहते हैं कि जो ईरान का अमेरिका का इंटरेस्ट है इस रीजन में, उसमें एक उसका पुराना जो रीराइटिंग द मैप्स ऑफ एशिया का था, ईस्ट एशिया का, उसमें करेक्ट। एक ये भी मेंशन था कि पाकिस्तान के भी टुकड़े होंगे जिसमें बलूचिस्तान और ऊपर से नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, ये अलग टुकड़े दिखाने की उन्होंने बहुत पहले एक नक्शा सर्कल्स में चल रहा है। तो इसके मद्देनजर बिल्कुल नजर रखते हुए और ये भी देखते हुए कि बलूचिस्तान वालों ने भी चिट्ठी लिखी थी कि मिनरल्स अगर आपको चाहिए, जो भी चाहिए, आप हमसे बात कीजिए, हम आपको ले लेंगे। उसके बाद जब ईरान में कुछ करना था, बलूचिस्तान ईरान का बॉर्डर लगता है और ऊपर से कुर्दिस्तान और कर्ड्स का और ईरान का लगता है, और कहते हैं कि अमेरिका ने इन दोनों पे कुछ इन्वेस्ट किया था कि ये भी अंदर जाके ईरान की रेजिम को प्रेशर में डालेंगे। लेकिन ये बात पाकिस्तानी के जो मुनीर साहब थे उन्होंने डबल क्रॉस किया और ईरान को पहले बता दिया, और इसमें इन लोगों को काफी, बलूचिस्तान के फाइटर्स को काफी लॉस हुआ है। सिस्तीन बलूचिस्तान जो कि ईरान के अंदर है, और ये जो धोखा हुआ है इसको इन्होंने मद्देनजर रखते हुए कहते हैं जो ये आपकी जो अटैक किए हैं अभी 48 लोकेशंस पे, ये उसका भी एक नतीजा है, चाहे इसमें प्लानिंग तो बहुत पहले टाइम से हो रही होगी। और अब उन्होंने इनको ये भी लिख दिया है कि हमें अलग राष्ट्र का ओहदा चाहिए, हमसे अलग से बात कीजिए। पाकिस्तान को भी बोल दिया है, ऊपर से बोला है हमारे पास आपके 7 आदमी है। अगर आपको याद हो, इन्होंने इनके डीसी और एसएसपी को भी उठा के ले गए थे जिस दिन उन्होंने अटैक किया था। तो ये देखते हुए और आज की तारीख में जो वो कह रहे हैं कि हमारे पास 7 आदमी है, आप अपने हमारे साथ ये छोड़ दो, हम आपके साथ छोड़ देंगे। यानी पाकिस्तान की जो हुकूमत है या लॉ एंड ऑर्डर है वो इनके हाथ से बाहर निकल चुकी है। और अब एक ऐसा मौका आ गया जैसे कि एक दूसरा देश दूसरे देश से बात करता है, वो बलूचिस्तान का इनके साथ हो रखा है। BRAS जो ब्रास करके बलूचिस्तान ने एक नया सारे संगठनों को इकट्ठा किया है, उसका ये असर भी दिखता है, क्योंकि जो अभी जाफर ट्रेन में ब्लास्ट हुआ था, जाफर एक्सप्रेस में, वो भी सिंध के प्रांत में हुआ था। तो ये ब्रास में सिंध वाले भी आ जाते हैं। तो करेक्ट। ये ऊपर से जो उनके विदेश मंत्री है उनका कहना कि इनके पास 20-20 लाख की राइफलें हैं, इनके पास ऐसा हौसला है जिसका कि वो कहना चाह रहे हैं कि हम सामना नहीं कर सकते। और साथ ही में एक ये भी कहते हैं कि तालिबान में जो हथियार छूट के गए थे अमेरिका, वो आराम से टीटीपी और बीएलए के पास आ रहे हैं। तो क्या इसमें अमेरिका का हाथ नहीं है? देखने को तो यही लगता है। और ये भी सुनने में आया है कि जो तालिबान की रेजीम है अफगानिस्तान में, उसको अमेरिका से पैसे मिल रहे हैं, कोई कह रहा है $87 मिलियन पर वीक या जो भी है। तो उस हिसाब से ये जो
पूरा पासा पलटा है। अभी मिनरल्स की जो कॉन्फ्रेंस भी है उसमें सूटकेस ले गए थे मुनीर, लेकिन इनवाइट किया गया है इंडिया को, पाकिस्तान को उसका इनवाइट भी नहीं गया वर्ल्ड मिनरल कॉन्फ्रेंस में। तो इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है किसी के लिए। तो ये काफी प्रेशर में है मुनीर अभी। और ऊपर से अभी ये जो इमरान खान की आंख का इशू अभी ऊपर आया है, उससे वो ह्यूमन राइट्स वाले उसमें भी प्रेशर में आ रखे हैं। तो मेरे को लगता है पाकिस्तान की यूटिलिटी चाइना के लिए भी खत्म हो गई है, क्योंकि ग्वादर से सारे के सारे चाइनीज तो भाग गए वहां पे कि आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते हो। और अमेरिका ने भी देखा कि ये किसी चीज की सिक्योरिटी दे नहीं सकता है, क्यों नहीं हम डायरेक्टली बलूचिस्तान को अगर अलग कर ले और उसके साथ हम डीलिंग करें तो शायद हमें फायदा होगा। मिनरल्स के लिए भी, ग्वादर पोर्ट चाइनीज को डिनाई करने के लिए भी, और ईरान में अगर हमने कुछ करना है उसके लिए भी। जब अमेरिका के लिए तो ये बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है। कराची पोर्ट हो ना हो, अगर ग्वादर पोर्ट उनके प्रो अमेरिकन हो जाता है वहां से, तो वहां से भी आप इंग्लैंड जा सकते हैं, अफगानिस्तान, ईरान वगैरह में। तो ये सोचने वाली बात है। और आसिम मुनीर को अभी रातों रात नींद नहीं आएगी, क्योंकि गाजा का प्रेशर और है जो उसने भेज दिया। अभी बॉडी बैग्स अगर आते हैं या जो भी होते हैं उसमें उसको और मुश्किल पड़ेगी। तो ऐसी हालत में चाइना उसके नाराज है, अमेरिका उससे खेल खेल रहा है उसको। दोबारा उसने, जैसे उनके वजीर ख्वाजा बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, फॉरेन मिनिस्टर बोल रहा है कि हमें टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया है। पहले उन्होंने बोला टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया, कहते नहीं नहीं नहीं, टिश्यू पेपर नहीं, टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया। तो ये एक देश का अपने लिए जो उनका अपने को उन्होंने मिरर दिखाया, आईना दिखाया है। और हो सकता है पॉलिटिकल क्लास जो है वो मुनीर को, आर्मी को दिए जानबूझ के इंटरनेशनली बदनाम करने के लिए भी, आपस में राइवलरी तो है ही है आर्मी और पॉलिटिकल क्लास की। तो ये क्या आगे होता है, मैं अगर मुनीर की जगह होता तो मैं कोई बहुत खुश आदमी नहीं होता। तो अबे जहां तक दिखाई देता है वहां तक तो यही लगता है कि एक सिविल वॉर की तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा है, और वो भी बहुत तेजी से, क्योंकि इमरान खान के पास स्ट्रीट पावर है। और ये स्ट्रीट पावर पावरफुल इतनी है कि वो वहां के जीओसी के घर में रेड पड़ सकती है, उनके घर से भी चिकन उठा के लोग ले जा सकते हैं। उधर तहरीक लब्बैक खफा है कि आप गाजा के अंदर घुस गए। ब्रास ने पूरा का पूरा जमावड़ा बना रखा है, और कई जगहों से उन्होंने खाली भी नहीं किया है। अगर सिविल वॉर होती है और रेफ्यूजी सिचुएशन आती है, और ये रेफ्यूजी कहां भागेंगे? इनके पास ऑप्शन है अफगानिस्तान, ईरान या इंडिया, यही तो तीन बचते हैं। और इंडिया की तरफ कूच करेंगे। इंडिया को क्या करना चाहिए, भारत को क्या करना चाहिए, हमें क्या प्रिपरेशंस करनी चाहिए, क्या कहते हैं आप? देखिए, इसमें अगर सिविल वॉर सिचुएशन आती है तो अगर आप देखें हमारा बॉर्डर तो पूरा फेंस्ड है, तो इसमें हमें तो ऐसा कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं कि एकदम से एक्सोडस होगा। जो भी होगा वो कंट्रोल्ड होगा, चेक पोस्ट पे होगा। ऊपर से 2/3 हिस्सा तो हमारा डेजर्ट वाला है, नीचे गुजरात और इधर की तरफ को। तो राजस्थान में उसमें पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है नहीं उस पार, तो ये तो मैनेजेबल है। अगर सिविल वॉर आपके, अगर लद्दाख जो है पाकिस्तान में भी कुछ कर देते हैं, सॉरी पंजाब में भी कुछ कर देते हैं, तो हमारे अपने पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर इस तरफ को जो है ज्यादा हमें सतर्क रहना पड़ेगा इनके इन्फ्लक्स का। लेकिन मेरे को लगता नहीं कि ऐसी सिचुएशन आएगी जिसमें कि सिविल वॉर में लोग रेफ्यूजी बन के आए, क्योंकि वो उनका आपस का ही मसला है और आपस में ही वो लोग कर देंगे। ना ही उनके बॉर्डर गार्ड्स उनकी पॉपुलेशन को, जो डिस्प्लेस्ड पर्सन है, उनको इस तरफ को आने देगी। तो इसमें हमें कोई खास चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप इम्प्लोड करेंगे। पंजाब के लोग सिंध में चले जाएंगे, नहीं तो बलूचिस्तान में बहुत जगह है, उधर पे जाके शरण ले लेंगे। हमको अपनी तरफ को जो है, जिस हिसाब से हमारे बॉर्डर्स हैं उनमें माइंस लगी हुई है, फेंस लगी हुई है, ये कंट्रोल्ड एंट्री अगर हम चाहे तो होगा, अगर हम चाहे तो हम सील कर देंगे, और हमें इसको खोलने की कोई जरूरत नहीं है। राइट। हमें चाहे भले सील खोलने की जरूरत हो ना हो, लेकिन वहां पे जो है मुनीर के लिए तो बहुत समस्या है। उनको तो समझ में नहीं आ रहा क्या करें। गाजा में फंसे हुए हैं, बगल में ईरान, और यहाँ पे ईरान में अमेरिका अपने तेवर पे तेवर दिखाई जा रहा है। उसको चाहिए कि
ईरान का न्यूक्लियर जो वेपन प्रोग्राम है वो बंद किया जाए। इजराइल चाहता है कि वहां ईरान के पास जो भी बैलिस्टिक मिसाइल है वो बंद की जाए, वो खत्म की जाए, और वो जो प्रॉक्सीज हैं, हम हूती है, हमास है, हिजबुल्लाह है, वहां पे अंकुश लगाया जाए। एक दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप आना शुरू हो गया है ईरान की तरफ, और उसके ऊपर कल आपने सुना होगा अभय, मार्को रूबियो ने एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्पीच दी थी। आप ये मार्को रूबियो के जो बयान थे उससे आप क्या निकालते हैं और क्या आपको दिखाई देता है? देखिए, कल जो मार्को रूबियो की जो स्पीच थी वो यूरोप की तरफ पूरी केंद्रित थी, और उसने यूरोप पे ही अपनी स्पीच को केंद्रित किया था कि कैसे हम ट्रांस अटलांटिक अलायंस है हमारे। उसने बहुत जोर दिया कि हमारा कल्चर एक है, हमारा रिलीजन एक है, क्रिश्चियनिटी बोल के उसने बहुत बार किया। और अमेरिका जो आज है वो सब इमिग्रेंट्स जो थे वो यूरोप से ही आए थे और उन्होंने ही अमेरिका को बनाया था। इस चीज पे भी उन्होंने जोर दिया है। और उसके बाद उन्होंने ये बोला था कि जो कम्युनिज्म था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 2 वर्ल्ड वॉर हमने साथ लड़ी थी, उसके बाद जब कम्युनिस्ट इधर की तरफ को आ रहे थे, हमने मिलके यूरोप और अमेरिका ने उनको रोका था। और उसके बाद जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आया था उसमें कहता था कि हम जरूरत से ज्यादा दयनीय बन गए थे। हमने अपने प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग को आउटसोर्स कर दिया, हमने अपने दरवाजे इमिग्रेशन के लिए खोल दिए, हमने अपने सप्लाई चेन खत्म कर दी। मतलब उनका इंडिया की मैन पावर चाइना की तरफ था, और इससे हम जो है अपनी काबिलियत को खो गए थे, जिसको उसने बोला एक बहुत ही स्टूपिड डिसीजन था हिस्ट्री का, और उसको हमने रिकवर करना है। और उस रिकवरी में वो कहता है चाहे तो हम अमेरिका कर सकते हैं, लेकिन हम यूरोप को साथ लेके करेंगे, और अपनी जो पुरानी कल्चर है, अपनी जो पुरानी हमारी अस्मियत है, जो हमारी अस्मिता है, और जो हमारी वजूद है, उसको हम वापस लेंगे। और इसमें उन्होंने बोला था कि ज्यादा ही पोलाइट विनम्र होने की जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ा तो हम फोर्स से करेंगे। ये तभी हमारा जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन और वेस्टर्न कल्चर है वो दोबारा अपनी जो खोई भी जमीन है उसको वापस करेगा, और उसके लिए जो करना पड़े हम करेंगे, लेकिन इसके लिए यूरोप और अमेरिका को साथ आना बहुत जरूरी है। इसका आप जो देखें ये समझ में आता है जो ग्रीनलैंड वाला तमाशा क्या था और यूरोप पूरा उसका अगेंस्ट हो गया था। उसके बाद कई चीजें अमेरिका ने कनाडा और यूरोप के लिए बोली थी, एलाइस को उसने सरेआम बेइज्जत किया था। और जो मदर ऑफ ऑल डील्स हुआ था हमारे साथ, ईयू एफटीए जो हुआ था, उसके बाद अमेरिका को ये डर सताने लगा कि अभी मैं आइसोलेट हो गया हूं, क्योंकि यूरोप जो है वो तो एशिया की तरफ चला गया है और एशिया की तरफ देखने लग गया है। तो इस रूबियो का कहने का मतलब ये था कि जो यूरोप अभी इंडिया के साथ एफटीए करके एशिया की तरफ झुकाव हो रहा है, उसका मेन कंपटीशन उसको एशिया से ही है, तो हमें अपनी तरफ लाने के लिए उसने यूरोप को सोचा है। और लास्ट उसने बोला था जो इंस्टीट्यूशंस थे जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के थे, वो उनको थोड़ा सा अमेंडमेंट चाहिए, उनको रिफॉर्म चाहिए। जैसे हम यूएन रिफॉर्म की बात करते हैं, उन्होंने खुद बोला कि यूएन आज की तारीख पर रेलेवेंट नहीं है, उसको रिफॉर्म चाहिए। ये उस जो पहले इन्होंने जो करा था कि वो यूएन से हट गया, इधर से हट गया, सब जगह से हट गया, उसमें थोड़ा मॉडरेशन दिखाया है। उसने बोला कि ये डर ये लगा कि अभी बाकी लोग बोल रहे हैं कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जब आएगा तो पुराने उसके इंस्टीट्यूशंस जो हैं, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, यूएन, इनकी जगह दूसरा होना चाहिए। तो उसने बोला ठीक है रिफॉर्म होने चाहिए, तो उसने अपना थोड़ा रुख जो है वो रिफॉर्म की तरफ भी बोला है, इन इंस्टीट्यूशंस की तरफ को। जी बिल्कुल सही। और यहीं से निकलती है बेसिक चीज जो अमेरिका कोशिश कर रहा है। देखिए, आज की तारीख में दो मेजर सुपर पावर्स की बात हम कर सकते हैं कुछ हद तक, अमेरिका और चाइना। चीन ने ग्लोबल रिफॉर्म के लिए उसने अपना दृष्टिकोण निकाला था, अपना वर्षन निकाला था, जिसको उसने ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव का नाम दिया था, GGI। और उसमें कोशिश कर रहा था चीन कि भारत भी ज्वाइन कर जाए, जो हम भारत ने ज्वाइन नहीं किया। रूस चाहे भले ही उसकी तरफ हल्का सा झुकाव है। अब क्योंकि उसने अमेरिका ने देखा कि चीन ये सब कर रहा है, तो उसको अब लग रहा होगा कि मेरा वर्ल्ड ऑर्डर जो मैंने, जिसके मैं बॉस था, जिसका मैं खुदा था, वो चरमरा रहा है। और इसलिए वो पहुंच गया है ईरान में
और ईरान में वो चाहता है कि वो अपना जमावड़ा बना के रखे, नेगोशिएट करेगा विद डेटरेंस, मिलिट्री डेटरेंस। इसीलिए दो दो उसने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप वहां पे जमा कर रहे हैं। वहां पे 50,000 के आसपास सैनिक हैं, उसके मिलिट्री बेसिस हैं। F-15, F-16 हवाई जहाज लेके आ गया है, रिकॉन्नेसेंस हवाई जहाज ले आया है, यहां तक कि एक एक्स्ट्रा थर्ड मिसाइल बैटरी बैटरी पे उठा लाया है। मतलब अमेरिका पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि ईरान को किसी तरह से दबा ले। उधर ट्रंप कहते हैं कि एक तरीके से आप ईरान में तख्ता पलट करिए, लेकिन तख्ता पलट करने के लिए उसके पास कोई दूसरा लीडर नहीं है। अगर वो नहीं हो सकता है तो संभावना यही है कि खमेनेई को निकाल के उसकी जगह किसी और को लगा दिया जाए, चाहे वो भले ही करंट डिस्पेंसेशन का हो, वो भी एक मुल्ला ही आएगा उसकी जगह। लेकिन अमेरिका जाके ये कह सकता है देखिए मैंने रिजीम चेंज कर दिया, और इससे वो ट्रंप को इंटरनली जब वो ये उसके जो मिड टर्म पोल्स होंगे उसमें जीत मिलने की संभावना है। आप ये दृष्टिकोण जो है, जो रूबियो ने बोला कि हम नया वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहते हैं, और अमेरिका का रवैया कि मेरा ही वर्ल्ड ऑर्डर होगा और चीन का नहीं, और चीन मेरा सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है, और इसीलिए एक तरीके से ईरान प्यादा बना है, उस प्यादे का भी प्यादा है खमेनेई कि उसको निकालना है, और उस प्यादे को निकालने के लिए जरूरत है उसको पाकिस्तान की। क्या देखते हैं आप इसमें? जी, आपने बिल्कुल सही आकलन किया है कि अभी ईरान जो है वो इसका वेनेजुएला के बाद दूसरा टेस्ट केस है, जिसमें कि वो अपना प्रभुत्व या जो अपना चैलेंज जो उसको है, उसको वर्ल्ड ऑर्डर में वो अपना एस्टेब्लिश करना चाहता है, जो रूबियो की स्पीच में भी आया था। और ईरान पे इसलिए भी है क्योंकि उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो हमेशा से इजराइल को खटकता है, उसको इजराइल की एग्जिस्टेंस, उन्होंने ईरान ने बोला है कि हम तो इजराइल का खात्मा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो उस करेक्ट। न्यूक्लियर आर्सेनल को जो है कम करना, खत्म करना, कैसे भी करना वो करना, अभी प्रेशर, पूरा मिलिट्री प्रेशर उसने डिटरेंस के तौर पे लगा दिया है। और पिछली बार का बार बार वो रेफरेंस कर रहा है, मार्को रूबियो ने भी किया था जो अभी 18 बम गिराए थे, कि हमें दोबारा वो करने की जरूरत ना हो। ट्रम्प ने भी बोला है दूसरी बातचीत शुरू करते हैं, अगर नहीं भी तो हमें कुछ करना पड़ेगा। तो ये धमकियां चल रही हैं, और अभी ये तो क्लियर हो गया है कि ईरान में फौज घुसा के ग्राउंड फोर्सेस तो नहीं जाएंगी, एयरफोर्स करेक्ट। इतना करती है, और उसके रिटेलिएशन में जो ईरान ने उनको धमकी दी है उससे, और जो गल्फ कंट्रीज हैं ऊपरी तौर पे जो उसको अपोजिशन कर रही है, तो अमेरिका के पास यही है कि वो मींस अदर देन वॉर, डायरेक्ट वॉर के अलावा कोई और तरीके से जो प्रेजेंट रजीम है उसको हटा सके। हटाना लग नहीं रहा है, 2 बार कोशिश कर ली है, लेकिन अब लग रहा है कि वो उसको बदलाव में, रजीम चेंज नहीं बट रजीम की सोच में चेंज, या रजीम की वो जैसा आपने बताया था, हो सकता है खमेनी को हटा के, वहीं पे मामला अटका हुआ है। और अगर स्टेक्स हाई इसलिए हैं क्योंकि पहले चाइना का वेनेजुएला का ऑयल खत्म हो गया था, और अगर ईरान अगर चाहता है तो चाइना का ईरान से भी जो तेल आता था वो भी खत्म हो गया। इंटरेस्टिंगली हमने भी 3 टैंकर पकड़े हैं वहां से निकलते हुए, जो ईरान करेक्ट। से निकले थे। तो ये जो देखने की बात है, ये बात अलग हो गई, लेकिन जहां तक अमेरिका का सवाल है और चाइना का सवाल है, ये दोनों की साख पे बनाई है। और मेरे ख्याल से तो बात सही बात बनेगी अगर इसमें हथियार चले गए, रशिया भी इन्वॉल्व हो जाएगा, चाइना भी इन्वॉल्व हो जाएगा। वेनेजुएला की तरह ये एक वन ऑफ केस नहीं होगा, वक्त बताएगा बिल्कुल सही। ट्रम्प क्या करते हैं। बिल्कुल सही। और प्यादों की अगर बात हो रही है तो एक प्यादा और भी है, अमेरिकन, बांग्लादेश। इस प्यादे के लिए अमेरिका ने बहुत सी चीजें की, यहां तक कि जरा शेख हसीना को लालच दिया कि हम आपको जिता देंगे, आप हमें सेंट मार्टिन आइलैंड दे दीजिए। ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर के नाम पे वहां तक पहुंच गए कि भाई म्यांमार के रेयर अर्थ तक हम चले जाएं। वहां पे उनके जो सीआईए के लोग पहुंचे थे, एक मेजर जनरल की भी मौत हो जाती है बड़े रहस्यमय तरीके से, कई अमेरिकन सोल्जर्स भी मरे। इस सब के बीच में आगे यूनुस, और यूनुस के बाद अब पहुंच गए हैं वहां पे तारिक रहमान। तारिक रहमान ने आते ही तो बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें कही हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हम शेख हसीना के बारे में हम बात सोच विचार करेंगे,
क्या उन्होंने नहीं कहा, उनके पार्टी वालों ने कहा। और गंगा वाटर ट्रीटी पे हमें देखना पड़ेगा। समस्या की बात यह है कि जमात जो है उसको हालांकि 60-70 सीट ही हैं, लेकिन ये बहुत सी सीट्स आई हैं हिंदुस्तान के बॉर्डर में, खास करके वेस्ट बंगाल और असम, इंक्लूडिंग चिकन स्नैक। आप इस सब को क्या देखते हैं और हिंदुस्तान को आपके हिसाब से क्या संभावनाएं दिखाई देती हैं और हमें क्या करना चाहिए ताकि हम वापस किसी और ट्रैप में ना फंसे? जी, अभी बांग्लादेश, अगर आप एक बांग्लादेशी के शूज में जाके देखें, उसके जूतों में जाके देखें कि ये क्या सोच रहा है, तो सबसे पहले तो उनको शेख हसीना के बाद यूनिस की गवर्नमेंट आई थी और उनको एक ऐसे पहलू पे यूनिस लेके आ गया था जहां उनकी इकोनॉमी और रोजगार, ट्रेड, इन सब पे बहुत असर पड़ा था। और जहां तक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो भी ज्यादा ठीक नहीं थी, हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे थे, दुनिया से उनको कंडेमनेशन आ रहा था। और हमेशा शेख हसीना ने अमेरिका और चाइना के बीच में बैलेंस करके रखा था। अब ये जो अभी सिचुएशन आ गई थी, अमेरिका ने यूनुस को भेज तो दिया लेकिन उसके काबू में कुछ नहीं आ रहा था, ना ही वो कुछ कर पा रहा था। अब आखिर में वो अपने को प्रेसिडेंट बनाने के जो पैंतरे थे उनमें ही ज्यादा बिजी हो गया। तो इवेंचुअली स्पीकिंग, इंडिया को उसने अगर धमकाया पॉपुलैरिटी के लिए, तो उससे बांग्लादेश को खुद बहुत नुकसान हो गया है। बिजली, पानी, कपास, जो भी आप बोले, पोर्ट ऑफ एंट्री, सब कुछ उसके लिए मुश्किल पड़ गया है। तो अभी आज के हालत में अगर आप इनको आने को देखें तो इन्होंने बोला है कि पहली बात तो वो शेख हसीना के टर्म को टेररिज्म का टर्म, टेरर बताती है। बीएनपी को उसने बैन कर रखा था, जैसे इन्होंने अवामी लीग को बैन कर रखा है। और इस देश की हिस्ट्री भी कोई बहुत हमारी तरह इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन पीसफुल नहीं है। इनमें मार काट, खून खराबा हर 10 साल में होता आया है सत्ता पलट के चक्कर में। तो अभी Correct? जो इलेक्शन हुआ है अच्छी बात है, लेकिन क्या इसमें कू हो जाएगा, क्या जाएगा, ये कुछ नहीं पता। चाहे आर्मी अभी अपॉलिटिकल है। अब जो तारिक साहब आए हैं, ये जो इनको ब्लैक प्रिंस बोलते थे, ये ब्लैक पहले प्रिंस जमात के कहते थे, साथ बिल्कुल। मिलकर बहुत एंटी इंडिया एक्टिविटी कर चुके हैं। लेकिन अभी लगता है इनका थोड़ा, जब ये 17 साल एग्जाइल में रहे हैं तो इंटरनेशनल व्यू पॉइंट से जब देखिए अपनी देश की पॉलिटिक्स और अपनी देश की बिगड़ती हालत, अभी उनका मेन मुद्दा होगा इकोनॉमिक रिफॉर्म। उसने बोला मैं करप्शन हटाऊंगा, लॉ एंड ऑर्डर वापस लाऊंगा, और अपने कहता है बांग्लादेश फर्स्ट, मेरी फॉरेन पॉलिसी होगी बांग्लादेश फर्स्ट। अगर बांग्लादेश फर्स्ट है तो उसका मतलब ये भी है कि मैं मल्टी फेसेटेड रहूंगा, मैं सबके साथ बात करूंगा। लेकिन जमीनी हालात तो ये है कि जब आप चारों तरफ से हिंदुस्तान से घिरे हुए हैं और एक तरफ से बे ऑफ बंगाल, आप बांग्लादेश फर्स्ट अगर आपने करना है, बांग्लादेश वालों के मुंह में आपने जेब में पैसे डालने हैं, उनके घर में लाइट लानी है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना है, और आने जाने की ट्रांजिट करनी है, उनको मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, आपको इमरजेंसी में पावर चाहिए, ये सब इंडिया ही दे सकता है। तो बांग्लादेश फर्स्ट अगर आपकी पॉलिसी है तो बी गुड विद इंडिया दूसरी पॉलिसी है। चाहे अभी भी उनके जो फॉरेन प्रवक्ता वगैरह हैं वो ये बोल रहे हैं कि हमारी तरफ से ठीक है, इंडिया को अभी जो करना है इंडिया ने करना है रिश्ते ठीक करने के लिए। ये डोमेस्टिक कंपल्शन के लिए, उनके अपने घरेलू उसके लिए ठीक है। लेकिन इतना पता है कि अगर कोई इमरजेंसी आती है, मालदीव की तरह इंडिया ही फर्स्ट रिस्पॉन्डर है। आप चाइना से अगर आप सोचे कि वो 1000 किलोमीटर घूमता हुआ म्यांमार के थ्रू आएगा, उसको टाइम लगेगा। तो रोहिंग्या एक दूसरी चीजें जो उन्होंने बोला उनकी प्रायोरिटी है, क्योंकि अगर देखें उनको भी रोहिंग्या से काफी इकोनॉमिक लोड आ रहा है। और रेडिकलिज्म जो है उससे इन्होंने परहेज किया है अभी इस इलेक्शन में। और जमात से अभी उनको कोई ब्लैकमेलिंग नहीं हो सकती क्योंकि 2/3 मेजोरिटी है। तो बड़ी अच्छी पोजीशन में अगर वो चाहे कि एक जो बोलते हैं कि हम प्लूरलिस्टिक सोसाइटी बनाएंगे, हम सारे सब धर्मों को करेंगे, जैसे अभी हिंदुओं के कत्लेआम हो रहे थे उसके अलावा। दूसरा ये याद रखें, इनको वोट हिंदू वोटों से फर्क पड़ा है। और दूसरा, विमेन, औरतों की वोट से इसलिए फर्क पड़ा है कि जमात वाले अपने इलेक्शन में बोलने लगे थे कि औरतों को हम बुरके में डालेंगे, अंदर निकालेंगे, जैसे अफगानिस्तान पाकिस्तान में, वैसा हम यहाँ पे शरिया लेके आएंगे। तो उसमें जो औरतें हैं बंगाल की, कल्चरली तो वही है, प्रोग्रेसिव हैं, खुले में रहते हैं, उनको ये पसंद नहीं आया।
तो ये डोमेस्टिक ऑडियंस को अगर करना है, अगर उनको करप्शन दूर करना है, इकोनॉमिक वेलबींग करनी है और ईज ऑफ लिविंग सिटीजन्स के लिए करना है, तो हिंदुस्तान से रिश्ते अच्छे करना होगा ही होगा। लेकिन इंडिया को ये नहीं समझना चाहिए कि ओवरनाइट यूनुस चला गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो उनके अंदर एंटी इंडिया हेट आधी सोसाइटी में है, जो पुराने अवामी लीग के हैं या जो समझदार हैं, उनको एंटी इंडिया हेट इतनी नहीं है। और ये इलेक्शन रिजल्ट भी ये दिखाते हैं कि जमायत ने जो जहर फैलाया था और जो ज्यादा एंटी इंडिया इनके मूल्य बोलते थे, उसके खिलाफ ही वोटिंग आई है। सेव जो अपने बॉर्डर एरिया में आप बता रहे हैं, बंगाल और असम में जो डिस्ट्रिक्ट्स है, वहां से सारे के सारे जमायत के ही लोग गए हैं। ये तो वहां पे जो खिचड़ी पक रही है हमारी तरफ से, बंगाल की तरफ से भी, ये सबको ही पता है। हमको इससे एक सीख लेनी चाहिए, बॉर्डर को ज्यादा सिक्योर करना है और अपनी तरफ जो यहाँ पे रेडिकलाइजेशन हो रखा हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में, उस पे क्रैकडाउन हमें करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मतलब नेट नेट यही है कि जहां तक भारत का सवाल है, बांग्लादेश में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है, एंटी इंडिया रहेगा। इस्लामिक फंडामेंटलिज्म यहाँ पे आ गया है। इसका मतलब ये है कि हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट हमेशा एक तरीके से उबलता रहेगा, उबला नहीं तो कम से कम गर्म रहेगा। हमको अपने सारे वो लिवर्स इस्तेमाल करने हैं, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो तेल हो, चाहे वो पानी हो। गंगा वाटर ट्रीटी का फिर से रीनेगोशिएशन होना ही है बहुत जल्दी। चाहे वो कपास हो, चाहे वो खाना हो, इस सारे लिवर्स को हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। और एक तरीके से देखिए अभय, ये सब जब हमारे आसपास हो रहा है, हमारे आसपास आग लगी है, हमारा क्या रिस्पॉन्स रहा है? हमारा रिस्पॉन्स रहा है कि हम अपनी आत्मनिर्भरता की तरफ फोकस करें, अपने आप की तरफ फोकस करें, और यहीं पे अपने डिफेंस की तरफ ध्यान आता है। और डिफेंस में देखिए, हमारा डिफेंस बजट को सिग्निफिकेंटली बढ़ा दिया गया है, 2.5% ऑफ जीडीपी पहुंच गया। या 114 राफेल की डील हो रही है। अब जैसी डील होनी शुरू हुई तो रोल्स रॉयस ने भी कहा कि साहब हम आपके पास आके एरो इंजन मैन्युफैक्चर करेंगे। एरो इंजन से क्यों, हम मेरीन गैस टर्बाइंस भी आपके लिए बनाने को तैयार है, पूरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे। उधर डीआरडीओ ने कहा कि हम टाटा और एलएनटी के साथ एक फ्रेश एरो इंजन रीस्टार्ट करें, प्रोजेक्ट रीस्टार्ट करेंगे, उसके लिए पैसे मिलने आवंटित हो गए हैं। जी को लगने लगा कि हमें समस्या आएगी, तो उन्होंने अपने F404 इंजन का एमआरओ फैसिलिटी यहाँ पे बनाने का फैसला ले लिया है। F414 यहीं पे मैन्युफैक्चर होंगे। उधर साफरान के साथ डील चली रही है और M88 इंजन जो साफरान के राफेल में लगेंगे, वो यहाँ पे बनाने को तैयार हो रहे हैं। तो दिखाई दे रहा है कि चाहे वो एयरफोर्स हो और या वो नेवी हो, जहां पे आप देखिए नए न्यूक्लियर सबमरीन्स की बात हो रही है, SSN की बात हो रही है, नए सबमरीन्स की बात हो रही है, शिप्स। हम तकरीबन एक नया जहाज हर 40 दिन में कमीशन कर रहे हैं और ये सिलसिला चलता रहेगा। आप इसको, जो इंडिया का डिफेंस फोकस है, ये किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो आत्मनिर्भर भारत है उसका बहुत बड़ा हिस्सा था मेक इन इंडिया का, कि हम डिफेंस प्रोडक्शन को अपना स्वदेश में ही बनाए। क्योंकि कोई भी देश अपने को सॉवरेन या संप्रभुता नहीं जमा सकता जब तक कि वो डिफेंस में दूसरी तरफ देख रहा है। हर लड़ाई में उसको डर है कि मेरी सप्लाई खत्म हो जाएगी। तो रिलायंस, सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस तो एक इम्पेरेटिव था अपनी सॉवरेनिटी के लिए। और ये हमने जब मेक इन इंडिया इनिशिएटिव शुरू किया, उसमें हमने इस पे बहुत जोर दिया है। डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर्स चेंज हुए हैं। आपकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का जो सेटअप है, पूरा का पूरा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को रीसेट किया गया है। इनोवेशन के लिए आपने आईडेक्स वगैरह नई नई चीजें करी है। और ये पिछले 10 साल से जो सिलसिला चला आ रहा है, उसका अब आपको फ्रूट देखने को मिल रहा है। पहले फॉरेन कंपनीज से हम बोलते थे आप टीओटी इंडिजनाइजेशन करो, तो बोलते थे आपको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ही नहीं है, आपके पास रूट में वहां पे वो टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करके करने की जरूरत, वो आपके पास वो मैन पावर नहीं है, वो साइंटिस्ट नहीं है, वो वर्कशॉप्स नहीं है, तो आप क्या करेंगे। आज की तारीख में पिछले 10 साल से हमने इन सब चीजों पे काम किया है और आज हम इस हालत में है कि सारी के सारी जो वर्ल्ड के लीडिंग फर्म्स हैं वो आ रही हैं इंडिया में बनाने के लिए। इसमें अगर आपने देखा जो है, हमारे कोई भी इंजन
या कोई भी शिप जो भी होता है उसका जो हार्ट होता है वो इंजन होता है, और इंजन टेक्नोलॉजी बहुत कम कंपनियों के पास है। तो जैसे आपने करेक्ट। बताया कि शिप के प्रपल्शन और एयरक्राफ्ट डिजाइन में इंजन, इन दोनों चीजों के लिए जो है अभी लोग हमारे पास आ रहे हैं, और अलग अलग, ऐसा ही नहीं कि आ रहे हैं, कंपटीशन में है कि आप हमारे इंजन को ले लो। सफरान बोलता है मैं बना लूंगा, उसको आप एमका में भी और मार्क 2 में भी यूज कर लीजिए, कस्टमाइज करने के लिए तैयार है। और जब तक हम अपना इंजन खुद अपने देश में नहीं बनाएंगे, हम किसी भी हालत में अपनी जो ऑप्शंस है दुनिया में, या हमारी जो एयरफोर्स की सक्षमता है, उस पे हम बोलबाला नहीं कर सकते। किसी भी समय जो एक F-35 के लिए कहा जाता है कि उसके अंदर अमेरिका ने एक किल स्विच रखा हुआ है, अगर आप उसके मुताबिक इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या उसके बरखिलाफ आप उसको यूज कर रहे हैं F-35 को, वो उसको कहीं से इलेक्ट्रॉनिकली स्विच ऑफ कर देगा। तो ये हालत में कभी भी आप एक सुपर पावर नहीं बन सकते हो। और अगर आपको उस लंबी दौड़ में जाना है और ऊंचे कद पे पहुंचना है, तो पहले अपने पैर जो है वो अपने होने चाहिए, ना कि दूसरों के पैर पे आप दौड़े। हथियार आपके अपने होने चाहिए, ना कि दूसरों से मांग के आप उस हथियारों से लड़े। तो इसी को देखते हुए जो आपने अभी बताया था ये है। और जो हमारे अभी जो मेगा डील हुआ है 114 राफेल के लिए 4.5 जनरेशन फाइटर, ये तो एक इमरजेंसी में आपको समझ लीजिए कि ये चाहिए चाहिए था, ये अभी भी लेट है। लेकिन जैसे करेक्ट, हमारी बहुत लेट। एयरफोर्स को 42 स्क्वाड्रंस चाहिए, जो गवर्नमेंट ने बोला कि हाँ एक वायबल टू फ्रंट वॉर के लिए 42 स्क्वाड्रंस चाहिए, आज हम 29 पे हैं। और अगर ये जल्दी से हम हवाई जहाज नहीं लाते, तो हमारे जैगुआर्स, मिग-29 मिराज, ये 6 जैगुआर्स का स्क्वाड्रन, 3 मिराज और 3 मिग-29 जब जाएंगे, तो हम तो पाकिस्तान की 25 स्क्वाड्रन के भी नीचे पहुंच जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम जल्द से जल्द अपने एयरफोर्स की बैकबोन को ठीक करें और अपनी स्ट्रेंथ को वापस लाएं। एमका को आने में 10 साल है, मार्क 2 को आने में शायद तेजस मार्क 2 को आने में 5-6 साल हैं। तो इस बीच में हमें तो चाहिए, और अभी तो सिर्फ ये 4.5 पर है। हम शायद 2 जो सुखोई के स्क्वाड्रन की बात कर रहे हैं वो अभी हम लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान अभी चाइना में जाके उनके J-20 J-35 पे अपने पायलट्स को ट्रेन कर रहा है। उसके पास हमसे पहले 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर्स आ जाएंगे। क्या हम ऐसे ही बैठे रहेंगे? ये सोचने की बात है। और बाकी जैसे कि हमने देखा है कि सैटेलाइट्स में, गन्स, हाउविट्जर्स में, एम्युनिशन, और नेवी का खासकर जो हमने प्रोडक्शन में, इंडिजिनस प्रोडक्शन में, और वो भी स्पीड ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाया है। 2035 तक 200 शिप की नेवी हमारी हो जाएगी। तो ये अच्छी बात है। चाहे चाइना से तो हम काफी अभी पीछे ही रहेंगे, लेकिन हमारी इन्वेंट्री नहीं होगी और हमारे स्वदेशी क्षमता होगी कि हम और आगे को बढ़े। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं अभय आप। देखिए, हमको साफ दिखाई दे रहा है कि जब जियोपॉलिटिक्स टेस्ट मैच की तरफ में पहुंच जाती है, तो मालूम पड़ता है कि एक्चुअली कहां क्या हो रहा है। एक तरफ हमें दिखाई दे रहा है कि हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, और आत्मनिर्भर भारत तब तक नहीं हो सकता जब तक हम डिफेंस में आत्मनिर्भर ना हो। और आत्मनिर्भरता के लिए हमें पैसे तो देने ही पड़ेंगे, और वो पैसे आने शुरू हो गए हैं। दूसरी तरफ अमेरिका है, जो एक तरह से चीन के ऊपर अपना दबदबा बनाना चाहता है, लेकिन उसको ये भी डर सताता है कि क्या कल भारत चीन बन जाएगा। आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, क्या भारत क्या सुपर पावर अगर स्टेटस बन जाती है, तो क्या मेरा प्रभुत्व भारत में रहेगा या नहीं। इसलिए थोड़े बहुत इरिटेंट्स करता रहेगा अमेरिका। जैसे कि अभी हाल ही में आया था, निखिल गुप्ता की कहानी आई कि भाई उसने मान लिया है कि मैंने ये सब काम किए थे। हमारे जो ये पूरा नेविगेट करना है हमको, ये बहुत नाजुकता से, बहुत काबिलियत से दिखाना होगा। और एक तरीका हमने जो अपनाया है वो अगले हफ्ते ही दिखाई देगा, जब हम एआई समिट, ग्लोबल एआई समिट भारत में होगा। इसमें मैक्रोन, लूला, प्राइम मिनिस्टर फिनलैंड का, प्राइम मिनिस्टर ग्रीस के और भूटान के भी आएंगे। उधर ग्लोबल जो आईटी कंपनीज हैं, गूगल, एनवीडिया, जो भी आप नाम लेना चाहें, सारे के सीईओज आ रहे हैं। सैम ऑल्टमैन होंगे, डेनिस हॉस्किंस होंगे, सुंदर पिचाई तो हैं ही, एनवीडिया के डेविड वॉन्ग हो सकता है वो भी आ जाए। तो ये दिखाई दे रहा है कि हम किस तरीके से ये पूरे के एरिया को नेविगेट कर रहे हैं, और आगे चल के हम
आत्मनिर्भर स्वाधीन भारत 2047 का जो हमारा विजन है उसके उतर हम बिल्कुल चलते जा रहे हैं। भाइयों बहनों, ये थी खबरें इस हफ्ते तक। इंतजार कीजिए अगले हफ्ते तक। अभय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।